हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, राजस्थान टेक्निकल हेल्पर 3 24 नवंबर वाला असली पेपर आ गया है। पूरा लीक पेपर है, रट लो जल्दी से ये पेपर। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के 50% का पूरा पेपर आ गया है। 100% यही पेपर आएगा। तो जिनका भी 24 नवंबर को पेपर है, ये 50 के 50% याद कर लो जल्दी से इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के, अगर आपको प्री एग्ज़ाम टेक्निकल हेल्पर 3 का पास करना है। तो चलिए शुरू करते हैं पेपर। और जिनको अच्छा नंबर लाना है, पूरा पेपर लास्ट तक देखना और सारे प्रश्न रट लेना जल्दी से। बिना स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक देखना है, तभी आप अच्छे नंबर ला पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं पेपर। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। पूरे 50 क्वेश्चन हैं और वीडियो को बीच में छोड़कर कोई भी नहीं जाएगा। पूरा पेपर देखना, क्योंकि 100% ये रियल पेपर है जो आपसे पूछा जाएगा इस बार। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वेरिएबल कैपेसिटर में इस्तेमाल होने वाला डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ आमतौर पर कौन सा होता है? तो ये होता है दोस्तों सेरामिक। कैसा होता है? सेरामिक होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। आंसर नोट डाउन कर लो, बाद में याद करने में अच्छा रहेगा आपके लिए। तो आंसर सारे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। 250 वोल्टेज पर मूल्यांकित 500 वाट और 200 वाट के दो बल्बों का प्रतिरोध अनुपात में कितना होगा? तो देखिए, 250 वोल्टेज सप्लाई है और 500 वाट और 200 वाट की क्षमता के दो बल्ब हैं। इनका प्रतिरोध का जो रेशियो होगा वो दोस्तों होगा 3:2। अब ये कैसे निकलता है, ये आपने अच्छे से पढ़ा होगा जब आपने इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की क्लासेस अटेंड की होगी। वो पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है। तो यहाँ पे सी नंबर आंसर आप रट लीजिए फटाफट से। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, किसी कंडक्टर में किसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट गुजरने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है? तो ये दोस्तों रजिस्टेंस, जो प्रतिरोध होता है ना, कोई भी कंडक्टर में प्रतिरोध यानी कि रजिस्टेंस की वजह से इलेक्ट्रिक करंट गुजरने में ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा डिवाइस चुंबकीय फील्ड के रूप में ऊर्जा को संग्रहित करता है? तो दोस्तों, ऊर्जा के रूप में संग्रहित करता है, ये आपका हो जाएगा इंडक्टर। जो इंडक्टर डिवाइस है ना, ये चुंबकीय फील्ड के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है। तो यहाँ पे सी नंबर आंसर हो जाएगा इंडक्टर। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्यूज वायर का मूल्यांकन किसके संदर्भ में किया जाता है? फ्यूज वायर का मूल्यांकन दोस्तों एम्पियर के संदर्भ में होता है। तो यहाँ पे डी नंबर आंसर हो जाएगा एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, किसी सर्किट में 33 का रजिस्टर 33 ओम का रजिस्टर 2 एम्पियर करंट ले जाता है, तो पूरे रजिस्टर में वोल्टेज क्या होगा? यहाँ पे 33 है, ये 330 मत समझना इसको, ये जीरो ऐसे ही है, मिसप्रिंट है। यहाँ पे 33 ओम है, ठीक है। अब यहाँ पे आर की वैल्यू है, आई की वैल्यू हमारे पास 2 एम्पियर है, तो वी बराबर आई इंटू आर से अपने क्या करेंगे, तो इसको आराम से कर लेंगे अपने। 2 गुना 33 कितना आएगा? 66 वोल्टेज आ जाएगा। सी नंबर आंसर, ठीक है। ओम का नियम से हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा कथन एक सीरीज और समानांतर डीसी सर्किट दोनों के लिए सही है? तो यहाँ पे दोस्तों आपको बता दूं मैं, पावर संयोजक होते हैं एक सीरीज और समानांतर डीसी सर्किट, ये दोनों दोस्तों पावर संयोजक होते हैं। ये आपका सही हो जाएगा, डी नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर 0.2 ओम प्रतिरोध के एक वायर कंडक्टर की लंबाई को दोगुनी कर दी जाए तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? देखिए दोस्तों, आर जो है ना वो समानुपाती होता है लंबाई के। अगर हम चालक की लंबाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, तो ये 0.4 ओम हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर एक कांच की छड़ और रेशम के कपड़े के टुकड़े को एक साथ रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ कपड़े में हस्तांतरित करती है, क्या करती है दोस्तों? न्यूट्रॉन। यहाँ पे सी नंबर आंसर न्यूट्रॉन आपका आंसर होगा। पूरा का पूरा यही पेपर आएगा। 100% ये रियल पेपर है जो आपसे पूछा जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम देंगे 24 तारीख को, वो सारे जने ये पेपर ज़रूर याद करना। और आगे भी जिनका एग्जाम है 25, 26, 23, वो भी इस पेपर को याद कर लीजिए, आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक ही विद्युतीय प्रतिरोध के लिए एक समान अनुप्रस्थ काट वाले एक कॉपर कंडक्टर की तुलना में एक एल्यूमिनियम
एक एल्यूमिनियम कंडक्टर का वजन कितना होगा? तो ये होगा 60% होगा। कितना होगा? 60%। आंसर हो जाएगा सी। देखिए आंसर आपको रटना है। अब आप टाइम बहुत कम है, 2-3 दिन के बाद आपके पेपर शुरू हो जाएंगे, इसलिए आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं फटाफट से पेपर दिखा रहा हूँ, आंसर दिखा रहा हूँ, आप रट लीजिए और जब जिस दिन पेपर होगा उस दिन आप आंसर फटाफट से लगा के आइएगा। एक नारंगी नारंगी काला भूरा बैंगनी रंग का रजिस्टर क्या होगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों 3.3 किलो ओम। कितना हो जाएगा? 3.3 किलो ओम। एक नारंगी नारंगी काला भूरा बैंगनी रंग का रजिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कलर बैंड से क्वेश्चन था ये। अगला यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? नीचे दिया गया चित्र इनमें से कौन से संघटक का एक मानक संकेत है? तो ये है दोस्तों लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। कौन सा है? लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर है ये। ए नंबर आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक बंद सर्किट में बैटरी के दो टर्मिनलों के बीच विभव के अंतर को बैटरी का क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं बैटरी का चार्ज। क्या कहते हैं? बैटरी का चार्ज कहते हैं। सी नंबर आंसर हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन है, एक रियोस्टेट का इनमें से कौन सा पहलू पोटेंशियोमीटर से अलग होता है? तो ये होता है, इनमें बड़ी संख्या में मोड होते हैं, तो ये जो है ना इसका पहलू है जो कि पोटेंशियोमीटर से अलग होता है एक रियोस्टेट का। सी नंबर आंसर। देखिए एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, इसलिए बार बार कह रहा हूँ, फटाफट से आंसर आपको दिखा रहा हूँ, आप आंसर नोट डाउन कर लो बाद में याद करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, किरचॉफ के करंट के नियम के अनुसार एक समूहित पैरामीटर सर्किट में किसी नोड से निकलने वाले करंट का बीज गणितीय योग किसके बराबर होगा? तो ये दोस्तों योग होगा शून्य के बराबर। किसके बराबर होगा? शून्य के बराबर होगा। ए नंबर आंसर हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान एक स्थिर विद्युत फील्ड के विरुद्ध एक इकाई चार्ज को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने पर किया जाने वाला कार्य क्या कहलाता है? इसको हम वोल्टेज कहते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्टेज बोलते हैं। ए नंबर आंसर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा डिवाइस एक वोल्टेज स्रोत के साथ सीरीज में दो रजिस्टरों वाला सर्किट बनाता है? तो ये बनाता है वोल्टेज डिवाइडर, इसको कहते हैं। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कॉपर के एक परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं कॉपर के एक परमाणु में। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा घटक निश्चित डीसी को परिवर्ती डीसी में बदल देता है? देखिए निश्चित डीसी को परिवर्ती डीसी में दोस्तों चॉपर बदलता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पावर इलेक्ट्रॉनिक शब्दावली में एससीआर का फुल फॉर्म पूछ रहा है। एससीआर का मतलब होता है दोस्तों स्विचिंग सर्किट रिएक्टेंस। क्या होता है? स्विचिंग सर्किट रिएक्टेंस होता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक एससीआर में पीएन जंक्शन होते हैं। क्या होते हैं? 3। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, नीचे दिया गया आरेख निम्नलिखित में से किस घटक का मानक प्रतीक है? तो यहाँ पे जो आरेख है ये आपको बताना है ये किस घटक का मानक प्रतीक है। तो ये दोस्तों है एन चैनल मॉसफेट का। अब यहाँ पे आरेख, यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, आरेख यहाँ पे नहीं आपको शो कर रहा होगा। एन चैनल मॉसफेट का चित्र ये आपसे पूछा था। ए नंबर आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। थोड़ा सा चित्र यहाँ पे नहीं है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 है, एसी वितरण प्रणाली में सामान्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो ये आपका एक फेज 4 वायर सिस्टम इसमें प्रयुक्त नहीं होता है एसी वितरण प्रणाली में। डी नंबर आंसर हो जाएगा। वहीं बात करें दोस्तों 3 फेज 4 वायर सिस्टम होता है, 3 फेज 3 वायर भी होता है, 1 फेज 3 वायर भी होता है, 2 फेज 3 वायर भी होता है, पर 1 फेज 4 वायर का कोई सिस्टम एसी वितरण प्रणाली में नहीं होता है। तो डी नंबर आंसर यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एसी सिस्टम में वह चालक जो कोर की अपेक्षा सतह पर अधिक करंट का संवहन करे उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे किस नाम से जानते हैं अपने? उसे हम स्किन प्रभाव कहते हैं। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो आपका प्लेटियर प्रभाव है वो किसका विलोम है? तो ये आपका सीबेक प्रभाव का विलोम उल्टा होता है।
ए नंबर आंसर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक इलेक्ट्रिक प्रेस में माइका किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। एक इलेक्ट्रिक प्रेस में माइका जो होता है वो एक इंसुलेटर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। पूरा का पूरा पेपर देखना है, बीच में पेपर छोड़कर मत जाना, आपका नुकसान होगा इसमें। अगला 27 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक चल लोहे उपकरण को एक एमीटर के रूप में प्रयुक्त किया जाना है तो क्वाइल में क्या होगा। क्वाइल में दोस्तों यहाँ पे मोटी तार के टर्न्स की अधिक संख्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे डी नंबर आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक स्थायी चुंबक चल क्वाइल उपकरण में विक्षेपण टॉर्क किसके सीधे समानुपातिक होता है। तो ये दोस्तों होता है वायु अंतराल में फ्लक्स घनत्व पर, तार के टर्न की संख्या पर, क्वाइल में से होकर गुजरने वाला करंट पर, प्रभावी क्वाइल क्षेत्र पर, या इन सब पर। तो ये दोस्तों जो विक्षेपण टॉर्क है ना, ये सभी के समानुपातिक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ई ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा इन सब पर। अगला क्वेश्चन है, स्थायी चुंबक गतिशील क्वाइल उपकरण का स्केल क्या होता है। तो ये दोस्तों यूनिफॉर्म होता है। क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गतिशील क्वाइल स्थायी चुंबक उपकरणों को फ्लक्स मीटर के रूप में किस प्रकार प्रयुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ये दोस्तों किया जा सकेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे है निमन, या फिर ऑप्शन बी देख सकते हैं आप डी नंबर ऑप्शन नियंत्रण स्प्रिंग को निकाल करके। ये आपका डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए मेगर प्रयुक्त होता है। मेगर दोस्तों उच्च प्रतिरोध को मापने के लिए यूज किया जाता है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि ध्रुवों की संख्या 4 है और 300 आरपीएम की गति है तो एक सिंक्रोनस जनरेटर की आवृत्ति क्या होगी। सिंक्रोनस जनरेटर की आवृत्ति पूछ रहा है, तो दोस्तों ये होगी 10 हर्ट्ज। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। न्यूमेरिकल ये करना है, इसमें फॉर्मूला यूज होता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, 6 ध्रुव सिंक्रोनस अल्टरनेटर के एक परिक्रमण में से होकर गुजरती हुई इलेक्ट्रिकल डिग्रीज की संख्या क्या होगी। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे 180 डिग्री दिया है, बी नंबर ऑप्शन 270 डिग्री, सी नंबर ऑप्शन 360 डिग्री, डी नंबर ऑप्शन 720 डिग्री, ई नंबर ऑप्शन 1080 डिग्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई नंबर ऑप्शन 1080 डिग्री। ई नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम बिजली के एक जनरेटर में क्या पता लगाने के लिए लागू किया जा सकता है। ए नंबर ऑप्शन है यहाँ पे रोटर का पता लगाने के लिए, रोटर के घूर्णन की दिशा का पता लगाने के लिए, प्रेरित ईएमएफ की ध्रुवीयता का पता लगाने के लिए, प्रेरित ईएमएफ की दिशा का पता लगाने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता लगाने के लिए, या चुंबकीय प्रेरण का मैग्नीट्यूड का पता लगाने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, प्रेरित ईएमएफ की दिशा का पता लगाने के लिए फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम जो है ना वो यूज किया जाता है। सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अल्टरनेटर के रोटर में डीसी आपूर्ति के लिए स्लिप रिंग्स क्या होते हैं। तो स्लिप रिंग होते हैं दोस्तों इसमें 3। एक अल्टरनेटर के रोटर में डीसी आपूर्ति के लिए 3 स्लिप रिंग होते हैं। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एक अल्टरनेटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र घूर्णन करता है, ये वाला जो अल्टरनेटर के संबंध में स्टेटमेंट है, कथन है, ये बिल्कुल गलत कथन है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा ए, बी, डी और ई ये चारों स्टेटमेंट जो दिए गए हैं कथन अल्टरनेटर के संबंध में, ये सारे के सारे स्टेटमेंट एकदम सही दिए गए हैं। सी नंबर स्टेटमेंट गलत है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, इंडक्शन मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है। इंडक्शन मोटर की बात करें तो ये रासायनिक प्रभाव के सिद्धांत पर काम करती है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक अन एक्साइटेड सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर है। एन एक्साइटेड सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर ये दोस्तों एक रिलेक्टेंस मोटर को कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर में डैम्पिंग वाइंडिंग आमतौर पर किसके लिए उपयोग होती है। डैम्पिंग वाइंडिंग आमतौर पर सिंक्रोनस मोटर में दोस्तों ये दोस्तों स्टार्टिंग टार्क प्रदान करने और हंटिंग रोकने
ए और बी दोनों के लिए यूज़ की जाती है सिंक्रोनस मोटर में डैम्पिंग वाइंडिंग। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ई नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 है, यूनिवर्सल मोटर को बिना लोड के चलाए जाने पर इसकी चाल किसके द्वारा सीमित होती है। यूनिवर्सल मोटर को बिना लोड के चलाए जाने पर इसकी चाल जो है ना दोस्तों, ये वाइंडेज और घर्षण के द्वारा सीमित की जाती है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, खालिस्तान मोटर सिग्नलिंग और टाइमिंग युक्तियों के लिए उपयुक्त होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो रिलेक्टेंस मोटर है ना, ये सिग्नलिंग और टाइमिंग युक्तियों के लिए यूज़ की जाती है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक डीसी मशीन में आर्मेचर कॉपर हानियाँ कुल पूर्ण भार हानियों के लगभग कितनी होती है। एक डीसी मशीन में आर्मेचर कॉपर हानियाँ कुल पूर्ण भार हानियाँ के लगभग दोस्तों 30% से 40% के बीच में होती है। 30 से 40% के बीच में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ई नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल मुख्यतः एक कौन सी पद्धति है। तो ये आर्मेचर वोल्टता की पद्धति है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन, 44 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा 3 सिरेमिक कैपेसिटर्स के ढांकता हुआ के रूप में उपयोग किए जाने वाले सबसे आम यौगिक कौन से हैं। तो ये हैं दोस्तों बेरियम टाइटेनेट। कौन से हैं, बेरियम टाइटेनेट। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डीसी शंट मोटर क्या कहलाती है। तो ये नियतांक फ्लक्स मोटर इसको कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, यदि ई डीसी मोटर का बैक ईएमएफ है और वी टर्मिनल वोल्टेज है तो अधिकतम शक्ति की जो स्थिति है ना वो क्या होगी। तो इसमें जो अधिकतम शक्ति की जो स्थिति होगी वो क्या हो जाएगी, ई इज इक्वल टू वी बटा 2। ठीक है, वी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 इज, यदि एक डीसी मोटर की लोड रहित चाल 1350 आरपीएम है और फुल लोड पर इसकी चाल 1150 आरपीएम है तो इसकी वोल्टता नियमन कितनी होगी। तो इसकी वोल्टता नियमन हो जाएगी 17.39%। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, एक डीसी सीरीज मोटर की जो स्पीड आर्मेचर करंट विशेषताएं होती हैं वो कितनी होती हैं। तो ये दोस्तों आयताकार अति परवलयीय होती है। क्या होती हैं, आयताकार अति परवलयीय। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 इज, कौन सी डीसी मोटर जो है ना सेंट्रीफ्यूगल पंपों में अनुप्रयोग हेतु उपयुक्त होती है। देखिए यहाँ पे आपको पूछा है कौन सी डीसी मोटर जो होती है वो सेंट्रीफ्यूगल पंपों में अनुप्रयोग हेतु उपयुक्त की जाती है। तो ये होती है शंट मोटर। जो आपकी शंट मोटर होती है ये सेंट्रीफ्यूगल पंपों में यूज की जाती है। ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। लास्ट 50 नंबर क्वेश्चन इस पेपर का, डीसी शंट मोटर में चाल नियंत्रण के लिए आर्मेचर वोल्टता नियंत्रण पद्धति अथवा रियोस्टेटिक नियंत्रण पद्धति में परिवर्तनीय प्रतिरोध होता है। तो ये होता है दोस्तों आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ होता है। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये था दोस्तों इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का 50 MCQ का रियल क्वेश्चन पेपर, और ये पेपर ही आपसे पूछा जाएगा टेक्निकल हेल्पर 3 के प्री एग्जाम में। तो जिनका भी हेल्पर 3 का प्री एग्जाम है 24, 25, 26, 27 को, ये वाला क्वेश्चन आपको जरूर याद करना है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, इस वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा दबा के, और जितना हो सके शेयर करें अपने सभी दोस्तों तक। ये पेपर पहुंचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर ऐसी ही और अगर आप पेपर की वीडियो देखना चाहते हैं तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।